वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज जो हमारा वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट का टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट, पर्टिकुलरली वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लास्ट फ्यू लेक्चर्स नोटिस करें तो वो जनरल क्रेडिट अंडरराइटर या बैंकर्स जो एनालिसिस करते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो, कोई भी तरह का लोन हो, तो उसके अंदर जो असेसमेंट रहता है वो चीज़ है। वर्किंग कैपिटल के पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स थे, बैलेंस शीट के एनालिसिस के, रेशियोज के, एमपीबीएफ के, और जो पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल के प्रोडक्ट्स हैं जो खास तौर पे उसके साथ एसोसिएटेड है, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट की जगह जनरल क्रेडिट असेसमेंट भी नाम दूँ तो तब भी कोई डिफरेंट बात नहीं होगी। जो आज हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था अपना, लास्ट लेक्चर में हमने अपना कंज्यूमर सिबिल के बारे में, कंज्यूमर सिबिल को एनालाइज करना, एनालाइज या रीड करना, या उसको कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे ड्राइव करनी है वो सीखा था। जो आज का लेक्चर है, जो आज का लेक्चर है उसके ऊपर हम बात करेंगे कमर्शियल सिबिल के बारे में, कमर्शियल सिबिल के बारे में, या जो एंटिटी का सिबिल होता है, बोरोवर फर्म का, एंटिटी का सिबिल या फर्म का, बोरोवर का, बोरोवर एंटिटी, उसके सिबिल की बात करेंगे कि उसको रीड कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है और उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो मैं कमर्शियल सिबिल प्लेटफॉर्म ही यूज करूंगा उसके लिए। इकोफैक्स है, एक्सपेरियन है, क्रिप है, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना कंपनीज हैं जो कमर्शियल हिस्ट्री जनरेट करती हैं। अलग अलग ब्यूरोज कंपनीज हैं जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट कमर्शियल सिबिल मोस्ट वाइडली यूज होता है इंडिया के अंदर। तो मैं कमर्शियल सिबिल ही आज आपको कुछ स्लाइड्स व्यू करवाऊंगा कमर्शियल सिबिल्स की, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर सिबिल की करवाई थी आपको, ताकि आपको अच्छे से स्टडी करना आ जाए कि कैसे स्टडी करना है उसको। थोड़ा सा एक आध चीज मैं बता देता हूँ। जो मोरलेस मोरलेस ये जो चीज है, ये मिलती जुलती है कंज्यूमर सिबिल्स के। जो एनालिसिस है वो कंज्यूमर सिबिल की तरह ही है। अगर आप कंज्यूमर सिबिल वाला पिछला वीडियो भी देख लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द चीजें वही हैं। तो कमर्शियल सिबिल के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, कमर्शियल सिबिल के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, पहले तो आप ये बात क्लियर आपको है ना कि कमर्शियल सिबिल और इंडिविजुअल सिबिल में क्या फर्क है। अगर कोई मिस्टर ए है तो वो कौन है, इंडिविजुअल। और उसकी अगर कोई फर्म है तो वो एबीसीएन कंपनी है, जो भी उसने नाम रखा हो अपने बिजनेस यूनिट का, तो वो होती है एंटिटी। ठीक है। तो जो इसका सिबिल है वो अलग होगा, उसको बोलेंगे कंज्यूमर सिबिल। जो इसका सिबिल है वो अलग होगा, उसको बोलेंगे हम कमर्शियल सिबिल। ठीक है। तो इंडिविजुअल सिबिल में तो उसका स्कोर होता है जैसे 0 to 900 के अराउंड इंडिविजुअल स्कोर दिया जाता है कि 750 स्कोर आया है, कितना स्कोर आया है। कमर्शियल सिबिल के अंदर सीएमआर रैंक होता है, सीएमआर रैंक, सीएमआर मतलब रैंक वही, इस सीएमआर रैंक होता है। तो इसका स्कोर 1 से लेके 10 तक होता है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है सिबिल एमएसएमई रैंक या कमर्शियल एमएसएमई रैंक, जैसे भी बोल लीजिए, सिबिल या कमर्शियल एमएसएमई रैंक या सिबिल एमएसएमई रैंक। तो 1 से लेके 10 तक का स्कोर होता है। 1 मतलब सबसे बेस्ट स्कोर है, मतलब कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे नीचे गिरते जाएंगे तो आपका स्कोर खराब मतलब जितना जितना स्कोर बढ़ता जाएगा तो दैट मीन्स कुछ खराबी है आपके सिबिल में। जनरली सीएमआर 5 तक का जो स्कोर रहता है वो ठीक माना जाता है। जैसे ही सीएमआर 6 और सीएमआर 7, 8, 9 शुरू होता है तो आईब्रोज अप होनी शुरू हो जाती है बैंकर की। तो सीएमआर 10 तो मतलब सबसे वर्स्ट स्कोर हो गया कि आपका हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ही खराब है। क्रेडिट हिस्ट्री आपका बिल्कुल ही खराब है, उसमें कुछ है ही नहीं करने वाला, बहुत ही ज्यादा डिफॉल्टर टाइप ऑफ पर्सन है आप, सीएमआर 10 अगर स्कोर आता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब आप 15, 20 करोड़, 25 करोड़ के डेट के एक्सपोजर पे चले जाते हैं, तो सीएमआर स्कोर फिर आपका 1 से 10 जनरेट नहीं होता। 1 से 10 आपका जो स्कोर है वो जनरेट नहीं होता। तो वो सिर्फ नॉट एप्लीकेबल आ जाता है, मतलब सीएमआर स्कोर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। तो उसमें कमर्शियल सिबिल वाले लिख देते हैं कि आपका जो एक्सपोजर है वो रैंकिंग के पैरामीटर के अंदर नहीं है, तो आपका स्कोर नॉट एप्लीकेबल है, आपके ऊपर स्कोर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आपका सिबिल हिस्ट्री हमने सारा दे दिया,
तो बैंकर को अपनी प्रूडेंट जजमेंट के हिसाब से जज करना है कि आप ठीक बोरोवर हैं या नहीं है उन हिस्ट्री को स्टडी करके, पर हम आपकी कोई स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जनरली ज्यादा एक्सपोजर 15-20 करोड़ या जनरली ऊपर वाले एक्सपोजर्स में मैंने देखा है कि नॉट एप्लीकेबल स्कोर आ जाता है। बाकी उनका जनरली 10-15 करोड़ तक के जो लोन्स होते हैं उनका एमएसएमई स्कोर सिबिल जनरेट करके देता है 1 से 10 तक। करेक्ट, तो इसमें अलग इंडिविजुअल सिबिल में अलग स्कोर होता है और इसमें क्राइटेरिया अलग होता है। करेक्ट, तो साथ में आपको एक चीज का ये भी प्रैक्टिकली ध्यान रखना है कि अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंट एग्जांपल ही है, जस्ट 2 दिन 3 दिन पहले का ही रिसेंट एग्जांपल है कि हमने एक एंटिटी का सिबिल किया, कमर्शियल सिबिल किया एक एंटिटी का। ठीक है, वो दो फर्म्स थी, बेसिकली 2 फर्म्स थी, ग्रुप फर्म्स ही थी, सिस्टर कंसर्न्स थी आपस में, 2 फर्म्स थी आपस में, एक ही फैमिली की 2 कंपनियां बनाई हुई थी। तो उन दोनों कंपनी का अलग अलग कमर्शियल सिबिल रन किया, जस्ट ये लास्ट वीक की ही एग्जांपल है। तो जो फर्स्ट एंटिटी थी उसमें उसको 6 करोड़ रुपए चाहिए, जो सेकंड एंटिटी है उसमें अप्रोक्सीमेटली उसको 8 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, क्लाइंट को, तो टोटल मिला के उसको हमसे उस फैमिली को 14 करोड़ रुपए का डेट लेना है। तो आप पाएंगे कि इसका जब हमने कमर्शियल सिबिल फर्स्ट एंटिटी का किया तो सीएमआर स्कोर आया सीएमआर 1, मतलब एक्सीलेंट स्कोर, क्लाइंट की टर्नओवर भी बहुत अच्छी है, मतलब 40-50 करोड़ की, अराउंड 50 करोड़ प्लस की सेल्स करता है बंदा, अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, सब कुछ ठीक है बिजनेस में। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग उसकी लिमिट्स चल रही हैं, ये हमसे मांग रहा है 8 और 6 14 करोड़, और जो उसकी एग्जिस्टिंग चल रही थी वो चल रही थी 10 करोड़ की लिमिट्स। ठीक है, तो 4 करोड़ हमसे और मांग रहा था एनहेंसमेंट। तो जो 10 करोड़ की लिमिट्स चल रही हैं वो भी परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग लोन्स जो उसके और भी टर्म लोन्स चल रहे हैं वो भी परफेक्ट चल रहे हैं। जब हमने इस एंटिटी का कमर्शियल सिबिल किया तो उसका स्कोर आया सीएमआर 10, तो भाई जो हमारे ग्राउंड लेवल पे बंदे काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि सर ये तो सीएमआर 10 स्कोर है, तो इसका मतलब उसका सिबिल ही बहुत खराब है, सिबिल बहुत वर्स है, मतलब पार्टी कोई ना कोई डिफॉल्ट वाली पार्टी है, तो अपने को केस कंसर्निंग हो गया, रिजेक्ट कर देना चाहिए केस। तो हमने सेल्स वाले से बात की, तो हमने फिर सोचा कि पहले सिबिल एक बार अच्छे से पढ़ लें कि भाई सीएमआर 10 स्कोर आया क्यों है। तो हमने उसका सिबिल अच्छे से स्टडी किया, थोरो सिबिल स्टडी किया, थोरो सिबिल पूरा डिटेल में स्टडी किया एंड तक। तो हमने पाया कि सारी की सारी लोन फैसिलिटीज बढ़िया चल रही हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब एक्सीलेंट चल रही हैं सारी की सारी लोन फैसिलिटीज। सिर्फ क्या था कि उसका एक 2009 में, अब कौन सा साल चल रहा है अभी 2022, 2009-10 में कोई छोटा सा लोन था 50,000 रुपए का, जिसका आउटस्टैंडिंग आप लगा लीजिए कि जिसका देने वाला पैसा रहता था 10 से 12,000 रुपए, 10 से 12,000 रुपए उसके देने वाले रहते थे अभी। वो कहीं सिबिल में सब स्टैंडर्ड, या आप लगा लीजिए कि डिफॉल्टर में रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो पैसा नहीं दिया क्लाइंट ने 10-12,000 रुपए, कब के 2009-10 के, कितने रुपए नहीं पे किए, 10 से 12,000 रुपए नहीं पे किए। और वो 2009-10 से कंटिन्यूसली उनकी वर्स रिपोर्टिंग कंटिन्यू होती चली जा रही है हर साल ही, क्योंकि क्लाइंट को तो अवेयर भी नहीं था कि 10-12,000 रुपए कुछ ऐसे हैं, तो वो कंटिन्यूटी में चलती जा रही है और टिल 2022 तक वो कंटिन्यू कर रही है। तो जिसने उसका सिबिल स्कोर गिरा दिया, जो इसने उसका कमर्शियल सिबिल स्कोर गिरा दिया सीएमआर 10 पे, सिर्फ ये एक रिपोर्टिंग ने, बाकी सारे लोन्स उसके एक्सीलेंट चल रहे हैं। और 2009-10 के बाद भी जो और भी कई बैंक्स ने उसको लोन्स सैंक्शन किए, ये तो 2009-10 से डिफॉल्ट है ना, किसी ने 2015 में लोन भी दिया उसको, 2017 में भी दिया, 2020 में भी दिया, तो भाई उन बैंकों ने भी तो कुछ सोच के उसको पैसा दिया होगा उन टाइम में, और सबके लोन ट्रैक्स आज की डेट में अच्छे चल रहे हैं। और पिछले 8-10 सालों में कोई डिफॉल्ट नहीं है क्लाइंट का, पिछले 10 सालों में एक भी डिफॉल्ट नहीं है क्लाइंट का। ठीक है, हमारे पास लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप बताइए कि एज एन अंडरराइटर हमें बाय बुक चलना चाहिए कि सीएमआर 10 स्कोर को देख के खत्म कर दें, या हमें प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए कि भाई ये तो इतना बड़ा क्लाइंट है, इतना धंधा करने वाला है, तो 10-12 हजार रुपए जमा करा भी देता तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है, वो भी 2009-10 का, ऐसे भी नहीं है क्योंकि लेटेस्ट था।
तो हमने इसमें आपस में ये डिसीजन किया कि हम इसको ओके करेंगे, हम इसको ओके मानेंगे और परस्यू करेंगे केस को। तो ये ऐसी सिमिलर चीज आपके इंडिविजुअल सिबिल्स में भी हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अकेला स्कोर देख के अपना माइंड मत मेकअप कर लीजिए कि भाई ये तो खराब है, सब कुछ दिक्कत है। भाई पहले रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, रिपोर्ट को पढ़िए और सब समझिए कि भाई स्कोर कम ज्यादा क्यों आ रहा है और क्या उसके क्लाइंट में दिक्कत है। ठीक है, तो उसके बाद अपना फैसला लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ठीक है, तो हो इससे आप अपने बैंक का एक अच्छा बिजनेस भी गवा सकते हैं कई बार अगर जल्दबाजी में फैसला लेंगे। तो चलिए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं कि स्लाइड्स को पढ़ना। अब जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, मैं सारी पिक्चर आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। अब जैसे ही आप कमर्शियल सिबिल को ओपन करेंगे तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन दिखेगी बोरोअर प्रोफाइल की। ये नंबर 2 इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी रहे। ये नंबर 2 इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 पे सिर्फ बोरोअर का एक जो सर्च क्राइटेरिया वो आ रहा होता है, वो इररिलेवेंट है आपके लिए। तो नंबर 2 क्राइटेरिया है बोरोअर प्रोफाइल का, जिसमें आपके बोरोअर का नाम आया होगा, उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन आया होगा कि प्रोप्राइटरशिप है, क्लास ऑफ एक्टिविटी मैटर नहीं करती, बिजनेस कैटेगरी इतनी मैटर नहीं करती, इंडस्ट्री कोई ज्यादा मैटर नहीं करती आपके लिए देखना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेल फिगर ये कभी भी रिपोर्ट ही नहीं होते, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके लिए मैटर नहीं करती यहाँ पे देखना। ठीक है, तो उसके बाद डेलिक्वेंसीज रिपोर्टेड ऑन द बोरोअर, ये है डेलिक्वेंसीज रिपोर्टेड ऑन द बोरोअर, ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए आएगी। इसमें बेसिकली आपको देखना है कि उसका नेम और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी सारी चीजें रेलिवेंट है, बाकी सारी चीजें आपको अपने हिसाब से जज करनी है। करेक्ट, तो नेम वगैरह आप अपने उसके साथ टैली कर लीजिए कि जो आपके पास केवाईसीज आए हैं कि उसमें क्या नेम आ रहा है क्या नहीं, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। सेकंड स्लाइड में आता हूं, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस आया होगा। जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सिबिल में समझाया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को आप अपने पास जो केवाईसीज आए हैं उस एड्रेस के साथ टैली कर लीजिए। कहीं ये ना हो कि उसके कोई और एडिशनल यहाँ पे एड्रेस डले हो, क्योंकि ये एड्रेस कहाँ से आते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो बैंक्स को वो क्लाइंट अपना एड्रेस देता है वो बैंक उस एड्रेस को डाल के सर्च करते हैं, तो वो सारे एड्रेस यहाँ पे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मे बी इससे आपको हो सकता है कि उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री पता लग जाए कि भाई वहां पे भी उसका काम है या वहां पे उसका गोडाउन है, वहां पे भी उसका ऑफिस है। तो माइट भी आपको क्लाइंट का रेफरेंस चेक निकालना हो तो आप उस जगह पे जाके भी उसका रेफरेंस चेक निकाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये आपके उसको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेकंड स्लाइड में। थर्ड में थर्ड में उसके आइडेंटिटी के प्रूफ टैली होंगे कि पैन नंबर क्या है, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अगर कंपनी है तो सिन नंबर क्या है, टिन नंबर क्या है, लास्ट रिपोर्टिंग डेट, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन के मैटर यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पैन नंबर का। इसको मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। देखिए कमर्शियल सिबिल में कई बार क्या होता है, कमर्शियल सिबिल्स में खास करके दिक्कत क्या आती है, जहां पे ये जो पैन नंबर वाली टैब है, यहाँ पे तो देखिए एक पैन नंबर डाला हुआ है, कई बार यहाँ पे मल्टीपल पैन नंबर्स डाले होते हैं, मल्टीपल पैन नंबर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब मल्टीपल कैसे, जैसे अपना बोरोवर है वो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका पार्टनरशिप का एक अलग पैन होगा, उसके पार्टनर्स हैं वो सारे इंडिविजुअल हैं, उनके अलग इंडिविजुअल पैन होंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर है तो उनके 3 पैन होंगे। कोई ग्रुप फर्म है, चाहे वो पार्टनरशिप में है चाहे प्रोप्राइटरशिप में है किसी अलग बंदे की, इसकी ग्रुप फर्म है, तो माइट भी उसका पैन नंबर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो। या इनकरेक्टली मान लीजिए आपकी फर्म का नाम है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, और पता लगा बजाज इलेक्ट्रॉनिक नाम से और भी काफी सारी फर्म्स थी, तो जो बैंकों ने वहां पे रिपोर्टिंग की हुई थी कोई और बजाज इलेक्ट्रॉनिक की फर्म की रिपोर्टिंग मर्ज कर दी और किसी और ही बजाज इलेक्ट्रॉनिक का पैन भी आपके इस सिबिल के साथ मर्ज करके एक सिबिल रिपोर्ट निकाल दी, पैन मर्जिंग कर दी और एक ही सिबिल रिपोर्ट में सारा कुछ ही डाल दिया। तो अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ पे एक पैन नंबर की बजाय आपको मल्टीपल पैन नंबर नजर आएंगे। तो वो जो मल्टीपल पैन नंबर जब आपको नजर आएंगे तो क्या होगा कि उन सारे पैन्स की लोन हिस्ट्री, उन सारे पैन्स की लोन हिस्ट्री आपकी एंटिटी के सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी एंटिटी के सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उससे नुकसान क्या होगा
कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी एंटिटी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है लोन रीपेमेंट में। अब देखिए, अब मान लीजिए आपकी एंटिटी 4 करोड़ की सेल करती है और उसकी 1 करोड़ की लिमिट चल रही है, 1 करोड़ की लिमिट चल रही है, ठीक है। तो आपने सिबिल निकाला, कमर्शियल सिबिल, वहां पे आपको दिखा कि एक 1 करोड़ की लिमिट आ रही है और एक 50 लाख की लिमिट अलग से आ रही है, 50 लाख की लिमिट अलग से आ रही है। तो आपने बोला कि सर आपके तो 1.5 करोड़ के लोन है एज पर सिबिल, पर आप हमें बता रहे हैं कि 1 करोड़ का ही लोन है। क्लाइंट ने बोला नहीं जी मेरा तो 1 करोड़ का ही लोन है। फिर आपने जब ध्यान ध्यान से देखा कि यहाँ पे मल्टीपल पैन मर्ज हुए हैं, तो हो सकता है कि वो 50 लाख की लिमिट किसी ग्रुप फर्म के पैन नंबर जिसका रिफ्लेक्ट कर रहा था उस पर चल रही हो, या कोई और सेपरेट एंटिटी जो मिलते जुलते नाम की होगी या जिसका मिलता जुलता पैन नंबर होगा उसमें ये चल रही हो और उसका पैन भी वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे, तो मे बी ये उसकी लिमिट हो, अपने क्लाइंट की लिमिट हो ही ना। या मे बी ये पार्टनर्स की कोई अलग फर्म चल रही हो, उसकी कोई लिमिट हो, क्योंकि पार्टनर्स के पैन नंबर भी साथ में मर्ज्ड है। तो इस वजह से आपको पता करने में दिक्कत आएगी कि मेरे क्लाइंट का लोन क्या क्या चल रहा है। और दूसरा, मान लीजिए ये 50 लाख की लिमिट कोई थर्ड पर्सन की थी, जो मिलता जुलता नाम था, जिसका मिलता जुलता पैन था, थर्ड पर्सन की थी, और उसमें डिफॉल्ट है, और उसमें क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया हुआ है, थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया हुआ है कि टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपका सिबिल का एमएसएमई रैंक भी लोअर हो गया। तो मल्टीपल पैन की वजह से आपको दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके जो कमर्शियल सिबिल ने कहीं मल्टीपल पैन तो नहीं उठा रखे। अगर मल्टीपल पैन उठा रखे हैं तो आपको एक एक पैन नंबर को पकड़ना है और ये स्टडी करना है कि ये पैन नंबर किनका है। तो बेसिकली अगर तो विद इन द ग्रुप ही है पैन नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उन बंदों के लोन्स हैं, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। पर उसमें आपको कुछ अगर थर्ड पैन नंबर है कोई जो जिस किसी ग्रुप से टैली नहीं कर रहा, तो फिर आपको और थोड़ा सा डाइव इन करना पड़ेगा कि वो लोन्स भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसमें आप सिबिल वालों को मेल डालेंगे, सिबिल वालों को मेल डालेंगे, ईमेल ईमेल करेंगे उनको। हर एक बैंक के पास कमर्शियल सिबिल वालों का कस्टमर सर्विस सेंटर होता है। आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके, या क्लाइंट मेल डाल दें, या आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेटर लेके सिबिल वालों को मेल डाल दें कि भाई ये सिबिल है, ये पार्टी है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसका एग्जैक्ट पैन नंबर है, हमने उसका कमर्शियल सिबिल जनरेट किया है आपके पास से, और आपने मल्टीपल पैन मर्ज करके हमें एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे दी है। आपने गलती से हमें कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देती है मल्टीपल पैन मैच करके, आप कृपया करके हमें सिर्फ इस पैन की ही डिटेल दीजिए, सिर्फ इस पैन की डिटेल दीजिए। जब आप देंगे ऐसी इंफॉर्मेशन उनको मेल डाल के भेजेंगे, तो वो 3 से 4 दिन में आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, और क्वेरी को रिजॉल्व करके आपको एक्यूरेट कमर्शियल सिबिल रिपोर्ट प्रोवाइड करके दे देंगे। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके सिबिल में मल्टीपल पैन मैचेस तो नहीं है कहीं, करेक्ट। तो बाकी चीजें इसमें काम की नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कमर्शियल सिबिल में, ये देखिए, जूम इन कर देता हूँ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मैंने ऊपर बताया था, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज आपके लिए मैटर नहीं करता। क्लास ऑफ एक्टिविटीज भी आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली जो सर्च करते हैं बैंक्स वो कुछ भी डाल के सर्च कर लेते हैं, तो ये भी आपको मैटर नहीं करता। अब ये चीज आपको मैटर करती है जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बता रहा था, डेलिक्वेंसीज रिपोर्टेड ऑन द बोरोवर। इसमें आपको एक, देखिए आपको डिटेल में सिंपल तो स्टडी करना ही है, पर आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी कि भाई कुछ डेलिक्वेंसी बोरोवर की चल रही है कि नहीं चल रही। डेलिक्वेंसी मतलब कोई लोन रीपेमेंट में दिक्कत चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब लेट पेमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है इस तरह से। तो योर इंस्टीट्यूशन मतलब जिस इंस्टीट्यूशन ने सिबिल पुल किया, अगर मान लीजिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा हूं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगर सिबिल निकाला है, तो वो योर इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं, और आउटसाइड मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि करंट में यस, कि आपकी इंस्टीट्यूशन के साथ भी और दूसरे बैंकों के साथ भी उसका करंट में डेलिक्वेंसी चल रही है। लास्ट 24 मंथ्स मतलब प्रेजेंटली ये चल रही है, उससे पहले जो 24 मंथ्स थे उनमें डेलिक्वेंसी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे डेलिक्वेंसी लिखा है हेडिंग, ध्यान से देखिए, डेलिक्वेंसी रिपोर्टेड ऑन रिलेटेड पार्टीज ऑफ द बोरोवर। देखिए मान लीजिए आपकी फर्म बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसकी कोई रिलेटेड पार्टी है जो सिबिल को कैप्चर किया हुआ है, जिसने सिबिल को, तो वो है, जैसे उसने ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे रिलेटेड पार्टी कैप्चर की हुई है, तो उन्होंने बताया कि ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिक्कत चल रही है, उसकी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी में इतनी का आउटस्टैंडिंग है, उनमें दिक्कत चल रही है, डेलिक्वेंसीज उन उसके गारंटर में भी रिपोर्टेड है। तो देखिए कितनी काम की इंफॉर्मेशन हो गई। हो सकता है कि आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स उन्हीं की फर्म है,
पर सिबिल के थ्रू आपको पता चल गया कि उनकी रिलेटेड एंटिटी ही है ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स कोई, जिसमें कोई ना कोई डेलिक्वेंसी चल रही है। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, सिबिल एमएसएमई रैंक। सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 8। सीएमआर 8 माने कि आपका क्लाइंट दिक्कत में है। मैंने बताया आपको सीएमआर 5 तक तो मोटा मोटा ठीक होता है, जैसे ही आपका सीएमआर 6-7 से ऊपर चला जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। तो आपका क्लाइंट यहाँ पे दिक्कत में चल रहा है, सीएमआर 8 स्कोर है, जरूर कुछ ना कुछ उसके सिबिल में दिक्कत होगी। वो क्या दिक्कत होगी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ लिखा होता है कि भाई साइन ऑफ स्ट्रेस है, डिले है पेमेंट्स में, ऐसा कुछ उन्होंने ब्रीफ लिखा होता है। खैर ये मैटर नहीं करता अपने लिए सिर्फ ये सीएमआर स्कोर मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड ध्यान से देखिए, ये भी आपके एक लोन के ब्रीफ स्नैपशॉट है। अब देखिए सीएमआर 8 के नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिट प्रोफाइल समरी, यहाँ पे ऊपर लिखा है क्रेडिट प्रोफाइल समरी की सारी समरी बताई गई है कि टोटल लेंडर्स कितने हैं, बोरोवर गारंटर उसमें कितना आउटस्टैंडिंग है, और रिपोर्टिंग डेट लास्ट लास्ट क्या है, और उनमें डेलिक्वेंसी कितनी है, कितने लोन्स में डेलिक्वेंसी है, और डेलिक्वेंसी वाली अमाउंट कितनी है। ये 60,28,000 की अमाउंट याद रखना। ठीक है, अब जैसे यूर इंस्टीट्यूशन में एक लेंडर आ गया, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक 2 हैं, अदर प्राइवेट बैंक 4 हैं, 7 एनबीएफसीज हैं जिन्होंने इसको फंड कर रखा है, तो टोटल 13 हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जो बोरोर का आउटस्टैंडिंग है सबके साथ से रिस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग बता दिया। खैर ये आप डिटेल में स्टडी करेंगे, पर एक आपको एक इनिशियल लेवल पे एक ब्रीफ पिक्चर पता चल जाती है कि भाई मेरे बोरोवर का क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो उनमें से डेलिक्वेंसी वाला देख लीजिए सेक्शन कि एक आपके ही इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी डेलिक्वेंसी चल रही है, और 2 एनबीएफसी के साथ उसकी डेलिक्वेंसी चल रही है जिनका टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए है। ठीक है, इस तरीके से। अब आ गया इंक्वायरीज, जो मैंने आपको इंडिविजुअल सिबिल वाले लेक्चर में भी समझाया था कि कितने जगह पे इसने लोन्स के लिए अप्लाई किया है। पिछले 1 महीने में 2 जगह पे, दो से पिछले उससे पिछले 2-3 महीने में 4 जगह पे, 4-6 महीने में 5 जगह पे। तो मतलब कहाँ कहाँ पे वो लोन्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कितने बारी लोन्स के लिए अप्लाई कर रहा है, और पिछले 24 महीने में उसने 42 बार लोन के लिए अप्लाई किया है। तो भाई बंदा इतने ज्यादा लोन्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इतने क्या पैसे की जरूरत पड़ रही है उस बंदे को। ठीक है, और हर जगह से उसको तो फिर सैंक्शन नहीं मिल रहा होगा लोन। उसके बाद आ गया डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन। डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि उसका कोई राइट ऑफ, या कोई उसने डिफॉल्ट विलफुली डिफॉल्ट किया है, कोई राइट ऑफ हुआ है कुछ, मतलब कोई लोन बैंक ने राइट ऑफ किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसने जानबूझ के किसी में डिफॉल्ट किया है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन उसकी या रिलेटेड पार्टी की अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसने कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, उसका कोई लोन ओवरड्यू चल रहा होगा 30 दिन से 60 दिन से, माइट भी ये चल रहा होगा, बट कोई अभी राइट ऑफ नहीं हुआ लोन, अभी कोई विलफुल डिफॉल्ट में रिपोर्ट नहीं हुआ लोन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी समराइज्ड है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय क्रेडिट फैसिलिटीज, कहते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताइए। देखिए वर्किंग कैपिटल लोन्स जो हैं उनमें कह रहे हैं कि 1 to 30 डेज डीपीडी, यानी कि एसएमए जीरो। मैंने एसएमए जीरो आपको लास्ट लेक्चर में समझाया कि 60,28,298 रुपए वाला लोन है जो, वो एसएमए जीरो रिपोर्टेड है। ठीक है, और सिमिलरली अदर लोन्स के बारे में लिखा है कि जो जीरो डीपीडी में है, यानी कि स्टैंडर्ड रिपोर्टेड है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई नॉन स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग भी है। तो यहाँ पे एक लोन आ रहा है, 999 अमाउंट का, जो सब स्टैंडर्ड रिपोर्टेड भी है यहाँ पे। तो खैर उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो सब स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग क्या है क्या नहीं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको यहाँ से भी पता लग गई। पर आपको ये देख के कोई जजमेंट नहीं बिठानी कि भाई यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया तो बस सारे सिबिल का क्रक्स निकल आया। आपको इंडिविजुअल फैसिलिटी को स्टडी करना ही करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि सिर्फ एक लोन को यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कि एसएमए जीरो है, और एक लोन सब स्टैंडर्ड है 999 अमाउंट वाला, और बाकी सारे स्टैंडर्ड है, यही दिखा रखा है। आपको जब ये सिंबल पढ़ोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्टली शो की गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डिटेल में सिंबल को खुद पढ़िए। ये सारी चीजों को एक बार देखना ठीक होता है कि एक बार ब्रीफ पता चल जाता है कि आपको, बट स्टडी अपना डिसीजन आप डिटेल में पढ़ के ही बनाइए। इस पिक्चर पे आते हैं, उस स्लाइड के नीचे क्लाइंट के रिलेशनशिप डिटेल्स आ जाते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया, उसके बाद उसके रिलेशनशिप डिटेल्स आ जाते हैं कि ये जो बोरोअर फर्म है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ इसके रिश्तेदार कौन है।
रिश्तेदार मतलब उसके जो प्रमोटर्स कौन है या कोई ग्रुप फर्म्स, जैसे यहाँ पे ये ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ रहा है, ठीक है, तो उन सबके नाम आ रहे, जो प्रमोटर होगा, प्रोपराइटर होगा, गारंट, जो दूसरे बैंकों में प्रोपराइटर या गारंटर होंगे, ठीक है, उन सबके नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो फर्म है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके कौन कौन से बंदे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, और कौन कौन से बंदे दूसरे बैंकों में गारंटियां वगैरह दे रखे हैं। तो कल को ये आपको इस चीज की क्रिटिकलिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे से मिलने गए, तो वो कहता है कि मैं मिस्टर ए हूँ, मैं प्रमोटर हूँ बिजनेस का, ये मिस्टर बी है, ये प्रॉपर्टी ओनर है, ये मेरा बेटा है, ये गारंटर है, हम दोनों इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। फिर आपने आके कमर्शियल सिविल देखा, तो कमर्शियल सिविल में पाया कि मिस्टर सी भी उनके रिलेशनशिप में आ रहा है कहीं पे, तो मतलब मिस्टर सी ने कहीं ना कहीं कोई गारंटी दी है। तो आपने मार्केट से रेफरेंस चेक करवाया, तो पता लगा कि मिस्टर सी मिस्टर ए का बड़ा भाई है, और सारा का सारा बिजनेस संभालने का जिम्मा किसके पास है, मिस्टर सी के ही पास था एक्चुअली। मिस्टर ए और बी को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, वो तो सिर्फ नाम के दिखाने के आप सामने बैठे वाले लोग हैं। एक्चुअल में कंट्रोल जो है वो मिस्टर सी का ही है बिजनेस के अंदर। तो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं इस चीज के साथ, ठीक है। तो ये स्लाइड आपके लिए उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपके मल्टीपल जो उसके क्लाइंट के ऑफिसेज हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसेज, जहां जहां भी अवेलेबल होंगे, उन सबके एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट, आप देखिए ये तो 1462/4 है, ये क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वही एड्रेस बार बार अलग अलग नाम पे रिफ्लेक्ट हो रखा है। पर इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको इंडिविजुअल सिविल में समझाया था कि आपको अलग अलग क्लाइंट के बारे में पता चलेगा कि उसका क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं। और ऊपर हमने जो आप स्टडी की थी, तो उसका देखिए अब फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई। अब देखिए ये क्रेडिट फैसिलिटी नंबर 1, क्रेडिट फैसिलिटी 1, फर्स्ट क्रेडिट फैसिलिटी, ये 70,000 रुपए का लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 999 है, और जिसमें 1253 रुपए उसके देने वाले पड़े हैं। तो उस लोन को देखिए इन्होंने सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट किया हुआ है। देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे देखिए एसेट क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड, मतलब सब स्टैंडर्ड मतलब इसने 90 दिन से ज्यादा हो गया, इसने ये पैसे दिए ही नहीं। कितने पैसे नहीं दिए, 999, वो याद है आपको, वहां पे 999 अमाउंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो अब वो 999 के ऊपर ब्याज पे ब्याज डाल रहा होगा बैंक, और वो अमाउंट अब 1253 रुपए बन गया। तो हमने जब क्लाइंट से चेक किया तो पता लगा था कि उसका ये आईफोन का लोन है, और उसने एंड में 1,000 रुपए पता नहीं क्या चार्जेस चूर्जेस के पड़े थे, एंड में उसने देने से मना कर दिया, उसका डिस्प्यूट हो गया, और उन्होंने उसका उठा के सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर दिया। तो आया तो दिक्कत ही ना, क्योंकि अभी है भी रिसेंट लोन था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये देख लिया कि एसेट क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड है। यहाँ पे लोन का टाइप इन्होंने लिखा शॉर्ट टर्म लोन, लेस देन 1 ईयर। आईफोन का लोन था, कंज्यूमर लोन था, तो वो लेस देन 1 ईयर का उसने लिया होगा। 70,000 रुपए का लोन था, इतना रह गया। बाकी मार्क टू मार्केट एप्लीकेबल नहीं है, वो तो अलग चीज होती है बिल्कुल ही। इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखी नहीं हुई, लास्ट रिपेड लिखा नहीं हुआ, सूट फाइल्ड कोई केस चल रहा है वो भी नहीं लिखा हुआ, राइट ऑफ अभी बैंक ने किया कि नहीं किया वो भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 999 पे अभी कोई केस भी नहीं किया होगा, छोटी सी अमाउंट है। राइट ऑफ भी नहीं किया, कोई सेटलमेंट भी नहीं हुई इनकी भाई आपस में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ध्यान से, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। स्टेटस क्या है, नॉट अ सूट फाइल्ड केस, ओपन मतलब अभी भी ओपन डिस्कशन में है। नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ इसके अंदर, अभी डिस्कशन में है, ठीक है। पर 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इसका रीपेमेंट नहीं हुआ, विच इज वाई इट इज अ सब स्टैंडर्ड लोन। तो ये एक डिस्कनेक्ट वाली बात ही है ऑब्वियसली, ठीक है। अब नेक्स्ट लोन पे आते हैं। वही लोन जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लोन वर्किंग कैपिटल का था यूर इंस्टीट्यूशन के साथ, मैंने आपको अमाउंट याद करने के लिए भी बोला था। अब देखिए उसमें टाइप क्या है, ओवरड्राफ्ट, कि ये ओडी लिमिट है, ओडी लिमिट है, क्रेडिट फैसिलिटी नंबर 2 है। एसेट क्लासिफिकेशन 1 डे पास्ट ड्यू, 1 डे पास्ट ड्यू मतलब कि अगर 30 तारीख को पैसे देने थे, तो आज 1 तारीख हो गई है तो पैसे नहीं आए। अरे भाई एक ही दिन तो ऊपर गया है, एक ही दिन तो ऊपर गया, आ जाएंगे पैसे। ओडी लिमिट है तो ओडी लिमिट में ट्रांजेक्शन तो रूट होती रहती है। तो 60 लाख का लोन सैंक्शन किया हुआ था, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 60,28,298 रुपए, और यहाँ पे कोई भी सूट फाइल राइट ऑफ सेटल रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी नॉट अ सूट फाइल केस ओपन, नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जनरली जो लिमिट्स होती हैं, जो लिमिट्स होती हैं, चाहे ओडी है वो चाहे सीसी लिमिट है, उसका आपको पता है कि जब अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो मंथ के एंड पे 30th को इंटरेस्ट लग जाता है, इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है।
तो अगर आपकी लिमिट 60 लाख रुपए की थी और आपने उसको फुल यूज किया हुआ है, तो जब मान लीजिए उसके ऊपर अगर 28,000 रुपये ब्याज लगा मंथ एंड पे 30 तारीख को, तो आपकी लिमिट की यूटिलाइजेशन 60,28,000 हो जाएगी। मतलब लिमिट ओवर यूज चली गई। ओवर यूज किसकी वजह से? ड्यू टू ड्यू टू डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ओनली, वो तो पता ही है कि मंथ एंड पे इंटरेस्ट लगेगा, तो लिमिट अगर फुल यूज है तो ऊपर जाएगी जाएगी। देखिए इसमें कंसर्न की बात क्या होती है? कंसर्न की बात होती है कि लिमिट आपका क्लाइंट पूरी नेक टू नेक यूज क्यों कर रहा है, इतनी भी क्या उसकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है कि लिमिट उसकी नेक टू नेक यूज है। वो एक सेपरेट मैटर है, वो हमारा बैंकिंग एनालिसिस का मैटर है, वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट 28,000 पे लिमिट का ओवर जाना ड्यू टू डेबिट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, इज नॉट स्टैंड अलोन। लिमिट यूटिलाइजेशन हाई है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट आपकी लिमिट ओवर चलेगी ड्यू टू डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लास्ट डे कि 60,28,000 होगी, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो नेचुरली है कि 30th ऑफ द मंथ, अगर अब मार्च का महीना खत्म हुआ है, अप्रैल का खत्म हुआ है, तो 30th अप्रैल को इंटरेस्ट डेबिट होगा, तो 60,28,000 की यूटिलाइजेशन चलेगी। तो ऑब्वियसली लिमिट अकाउंट में तो डेटर से ही पेमेंट आती है, तो 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को पेमेंट आ जाएगी डेटर से। जब पेमेंट आ जाएगी तो आपकी लिमिट यूटिलाइजेशन नीचे आ जाएगी 60,28,000 से। इन्होंने क्या किया कि 1 तारीख तक पेमेंट नहीं आई, तो 1 डे डीपीडी डाल दिया, 1 डे डीपीडी डाल दिया कि एक दिन से ओवर चला गया जी। ठीक है, तो वो आपके लिए इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है कि क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट लेनी है, क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट लेनी है। पहली चीज आपको चेक करनी है, फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है कि जो लिमिट ऊपर गई है 60 लाख से 60,28,000 हुई है, तो क्या ये 28,298 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हुआ था 30 तारीख को, उसकी वजह से गई है? पहली चीज ये इंश्योर कर लेनी है। जब आपने ये इंश्योर कर लिया, फिर आपने देखना है कि चलो वहां पे उन्होंने सिबिल में 1 डे की डीपीडी डाल दी, पर आपको देखना है कि एक्चुअली में लिमिट अकाउंट में ये इंटरेस्ट रीपे कब हुआ, 2 तारीख को हुआ, 3 को हुआ, 4 को हुआ। अगर 5-6 तारीख तक हो गया, फर्स्ट 7 डेज में हो गया, देन देर इज अ नॉट इशू, नॉट एन इशू। ठीक है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट से ये चेक कर लेना है कि एक्चुअली में ये लिमिट यूटिलाइजेशन 60,28,000 से विद इन 60 लैक्स कितने दिनों में आ गई। समझ गए आप मेरा मतलब? कि अभी 30 तारीख को 60,28,000 है, तो 60 लाख की सैंक्शन 60 लाख ही थी, तो विद इन 60 लैक्स उसको लिमिट यूज करनी चाहिए ना। तो विद इन 60 लैक्स उसकी यूटिलाइजेशन कब आ गई और ये इंटरेस्ट कब सर्व हो गया, कितने दिनों में हो गया? अगर विद इन 4-5 डेज हो गया, देन नॉट एन इशू। तो आप इसको एक दिन डीपीडी वाले कंसर्न को खत्म भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी नंबर 3, क्रेडिट फैसिलिटी नंबर 3, और शॉर्ट टर्म लोन है लेस देन 1 ईयर का ही। SMA 1 मतलब 30 तारीख को 30 अप्रैल को पैसे देने देने बनते थे उस बंदे के। शॉर्ट टर्म लोन है, टर्म लोन है, मतलब किस्तें जाती हैं इसकी। तो 30 तारीख को ईएमआई लगती है फॉर एग्जांपल, तो उस 30 अप्रैल को, तो उसने 30 अप्रैल की ईएमआई जमा नहीं कराई, 31 मई भी निकल गया तब भी नहीं जमा कराई, जून का महीना चढ़ गया, मतलब 31 दिन से 60 दिन के बीच में हम आगे पहुंच गए हैं, तो तब भी नहीं जमा कराई, तो SMA 1 रिपोर्ट कर दिया उसको। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया आपके लिए। तो देखिए मैं आपको यही समझाना चाहता था, ऊपर जो एक ब्रीफ वाला स्नैपशॉट आ रहा था, उसमें वो 60,28,000 रुपए वाला और वो सबस्टैंडर्ड वाला लोन तो उन्होंने दिखाया हुआ था, पर ये SMA 1 वाला रिपोर्ट तो वहां पे कहीं पे भी नहीं दिखा रखा। तो आपको फुली वहां पे जो करेक्ट्स वाली शीट होती है उसको फुली ट्रस्ट नहीं करना, आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये देखिए 2 लाख रुपए ओवरड्यू भी दिखा रखे हैं कि 2 लाख रुपए उसने ओवरड्यू में चल रहे हैं उस बंदे के, पर अभी इसके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं हुआ, कोई केस नहीं फाइल किया, ओपन है, कोई विलफुल डिफॉल्ट भी नहीं है, कोई यहाँ पे सूट फाइल्ड राइट ऑफ वगैरह भी कुछ नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं हुई, मतलब ओपन ऑफ डिस्कशन है, बट मैटर ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली है। करेक्ट? 13th पिक्चर पे आते हैं, ये उसी लोन की बात कर रहा हूं मैं। अब उसी लोन की यहाँ पे देखिए एसेट क्लासिफिकेशन या डेज पार ड्यूज, यहाँ पे देखिए डीपीडी स्ट्रिंग आती है, जैसे इंडिविजुअल सिबिल में आती थी ना, इंडिविजुअल सिबिल में कि कितनी डीपीडी चल रही है, स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बस इंडिविजुअल सिबिल में आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं आती, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी रिफ्लेक्ट करती है। ये लोन तो रिसेंटली लिया हुआ है उसने, तो ये उन्होंने बता रखा है कि अक्टूबर 2021 में ये पहले SMA 0 हुआ था 2 लाख रुपए का, और प्रेजेंटली SMA 1 है, मतलब अक्टूबर वाला नहीं दिया इसने पेमेंट, अब SMA 1 कैटेगरी में फॉल कर चुका है ये लोग।
ठीक है, तो मैटर ऑफ कंसर्न है, यानी कि अभी SMA 1 है, उससे पीछे SMA 0 था, टेक्निकली होना भी ऐसे चाहिए, पहले SMA 0 क्लासीफाई होता है, फिर SMA 1 होता है, फिर SMA 2 होता है, फिर सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग आ गई इसकी। नेक्स्ट पिक्चर, अब देखिए ये एक लोन है, हायर परचेज लोन, ठीक है, कोई लीज फाइनेंस उसने किया है। एसेट क्लासिफिकेशन 0 days पास्ट ड्यू, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2022 की रिपोर्टिंग है। 25,14,752 रुपए का लोन था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0, खत्म हो चुका है, कोई ओवरड्यू नहीं है, 0 का ओवरड्यू है, कोई सूट फाइल नहीं है, कोई राइट ऑफ नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ, मतलब किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई सूट फाइल, कोई वेफुल डिफॉल्ट नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये तो लोन क्लीन है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर आपने एक चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा, किसको, स्टेटस को। नॉट अ सूट फाइल्ड केस, नंबर 1, restructured due to natural calamity, not a willful defaulter but restructured due to natural calamity। natural calamity क्या, कोविड, ठीक है, मतलब इस लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करी गई है। अब आप पूछेंगे कि सर रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। अब रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में अभी आपको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ एक इतना जान लीजिए कि जब बोरोअर फाइनेंशियली दिक्कत में होता है, फाइनेंशियली दिक्कत में होता है कि वो रीपे करने की एबिलिटी में नहीं है, तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि सर जो लोन का ईएमआई, फॉर एग्जांपल अभी मैं 50,000 रुपए का ईएमआई दे रहा हूं, पर मेरी अभी काबिलियत नहीं है 50,000 रुपए का ईएमआई देने की, तो मेरी ईएमआई कृपया आप कम करके 30,000 रुपए कर दीजिए, और जो लोन मैंने आपको 3 साल में वापस करना था, कृपया करके उसको 5 साल में मेरे से वापस ले लीजिए। एक ऐसा हो गया। या दूसरा उसने बोला कि मैं अभी 30,000 की भी ईएमआई नहीं दे सकता, आप अगले 12 महीने मेरे को सिर्फ ब्याज ही चार्ज कीजिए, सिर्फ ब्याज ही लगाइए, प्रिंसिपल मूल मेरे से ना लीजिए, और जब मैं थोड़ा ठीक पोजीशन पे आ जाऊंगा 12 महीने के बाद, जो मुझे उम्मीद है, तो तब आप मेरे से प्रिंसिपल लेना शुरू कर दीजिए। तो बैंक ने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उसको कंफर्ट दिया, तो उसको बोलते हैं कि उसके लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया। तो अब रीस्ट्रक्चर ड्यू टू नेशनल नेचुरल कैलेमिटी क्या है, कि रीस्ट्रक्चरिंग तो वैसे भी बैंकिंग सेक्टर में चल ही रहा था, कि जो क्लाइंट थे, जो थोड़े जेन्युइन होते थे, मतलब उनको रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ करते थे, बट बट उसकी रीस्ट्रक्चरिंग जब बैंक कोई भी अपने पास करता है, तो उसको लोन की प्रोविजनिंग अपने पास ज्यादा करनी पड़ती है डिफॉल्ट की, कि शायद इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि क्लाइंट फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड एसेट तो है नहीं, हमारी अच्छी एसेट तो है नहीं ये, ठीक है, इसमें खराबी तो है, रिस्ट्रक्चरिंग मींस खराबी तो है लोन में, ठीक है। तो कोविड टाइम पे क्या हुआ था कि कोविड टाइम पे सारे बिजनेसेस ही हिल गए थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि आप रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए, पर आप प्रोविजनिंग जो अपनी बुक्स में करते थे वो थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। आप उनको डिफॉल्टर, फाइनेंशियल क्रंच तो है ही, बट आप अपनी बुक्स में उसका नुकसान कम डालिएगा, बैंक को बोला, ठीक है। अगर आप पहले बोलते थे कि अगर किसी क्लाइंट से 1 करोड़ रुपया लेना है हमने, जिसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो आप बोलते थे कि 1 करोड़ का 10% में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान के चलूंगा कि मेरा डूब गया 10 लाख रुपए, प्रोविजन बना के चलते थे, तो आप कोविड की वजह से आप उसको सिर्फ 5% बनाइए, तो इससे बैंक के रेवेन्यू से ज्यादा नीचे डाउन नहीं जाएंगे। तो वो प्रोविजन था, खैर आप उसको छोड़ दीजिए, वो रिस्ट्रक्चरिंग के मैटर में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्रोविजनिंग नॉर्म्स वगैरह क्या है क्या नहीं। फिलहाल आप ये समझिए कि रिस्ट्रक्चर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, कि रिस्ट्रक्चरिंग तो भाई साहब उसके लोन में हुई थी। तो अब आप बोलेंगे कि सर नेचुरल कैलामिटी थी, कोविड था, तो मतलब सारे स्ट्रेस में थे, तो भाई एज अ बैंकर आप किसी पर्सन को लोन देने जा रहे हैं, जो पर्सन, मतलब कोविड के टाइम पे भी हर एक बिजनेस स्ट्रेस में नहीं गया था, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेस में गए थे, पर हर एक बंदे ने इस तरह का कॉल नहीं लिया था कि रिस्ट्रक्चरिंग मैं करवा लूं इसकी। तो आपको इस चीज में थोड़ा सा डाइव इन करना पड़ेगा कि रिस्ट्रक्चरिंग क्यों कराई। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोन बंद हो चुका है, कि उसने लोन बंद करा दिया टाइमली, तो दैट मीन्स अगर उसने रिस्ट्रक्चरिंग कराई भी थी, तो उसके बाद उसने अपनी वायदे के हिसाब से रीपेमेंट्स करके उसको बंद करा दिया। तो खैर ये चीज आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट और समझने वाली भी चीज है, पर मैटर ऑफ कंसर्न है आपके लिए बहुत मेजर, कि रिस्ट्रक्चरिंग उसने करवाई थी कोविड के टाइम पे, और हर एक बंदे ने नहीं कराई, मेरी बात मान के चलिए, बैंकिंग सेक्टर में हर एक बंदे ने रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई। जो वाकई स्ट्रेस में थे, जो स्ट्रेस वाले कस्टमर थे, या जो बंदे कच्चे के काम ज्यादा करते थे और बाद में फंस गए थे, उन लोगों ने रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ ज्यादा मूव ऑन किया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड अभी भी चल रहा है, तो कल को क्या पता कि वो फिर से स्ट्रेस में आ जाए और आप उनको और लोन देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरे कहने का। और देखिए ये भी ऊपर जो ब्रीफ स्नैपशॉट मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, उसमें ये रिपोर्ट नहीं कर रखा था कि रिस्ट्रक्चरिंग है या नहीं है क्लाइंट की कोई,
ठीक है, तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगी। तो देखने में सारा सही लग रहा था, पर यहाँ पे जस्ट एक लाइन लिखी हुई थी कि रीस्ट्रक्चर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। नेक्स्ट, ये उसी लोन का ही डीपीडी स्ट्रिंग है। देखिए, 0 डेज पास्ट ड्यू, 0 डेज पास्ट ड्यू, 0 डेज मतलब सारा कुछ टाइम पे क्लीन, बिल्कुल क्लियर कट चल रहा है, सारा कुछ टाइम पे रीपे हो रहा है। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि भाई लोन पूरा ठीक था, सिर्फ ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी कि रिस्ट्रक्चर्ड है, उससे अपने को पकड़ में आ गया कि रिस्ट्रक्चर्ड है। तो इतनी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ समझ आएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारा लोन ही ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं नोटिस कराना चाहता हूँ कि अप्रैल 20 में जब कोविड आया था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो इसने 10,77,631 रुपए देने थे 30 अप्रैल को। 31 मई को उसने देने थे 10,93,346। उसके बाद 30 जून को उसने दे दिए 11,09,291 रुपए। भाई, लोन का बैलेंस क्यों बढ़ रहा है? उसने पैसे नहीं दिए बैंक को 3 महीने। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डेज पास ड्यू। तो आपको याद होगा कि उस टाइम गवर्नमेंट ने कोविड के चलते मॉरेटोरियम अलाउ किया था। तो यहाँ पे पता लग गया कि उसने फर्स्ट जो अप्रैल टू जून वाला मॉरेटोरियम अनाउंस हुआ था, वो इसने सॉरी, मार्च टू अप्रैल वाला जो मॉरेटोरियम अनाउंस हुआ था, वो इसने अवेल किया है यहाँ पे अपने पास। उसके बाद आप पाएंगे कि जुलाई में उसका बैलेंस कम हो गया, बट अगस्त में फिर से बढ़ गया। तो यानी कि उसने सेकंड वाला मोरेटोरियम भी जो अगस्त तक कंटिन्यू हुआ था, वो भी उसने अवेल किया था गवर्नमेंट से। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट आपका होता है कि क्लाइंट ने कोविड के टाइम पे ये मोरेटोरियम 5-6 महीने का अवेल किया था, नहीं किया था। क्योंकि आप अगर आप मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे, तो अगर अगर मान लीजिए सारे पूरे भारत में बैंकों ने 1,000 करोड़ रुपए के लोन बांट रखे हैं, तो उनमें से जो क्लाइंट्स ने दोनों मोरेट अवेल किए थे, वो वाला पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए मतलब 10 करोड़ रुपए का था, 1,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन बांटे हुए हैं, और 10 करोड़ वाले लोन वैसे हैं जिनमें क्लाइंट्स ने दोनों मोरेट अवेल किए थे कोविड टाइम पे, वो 10 करोड़ वाले लोन्स में मतलब 5-10% डेलिक्वेंसी होगी। मैक्सिमम डेलिक्वेंसी उन 10 करोड़ वाले पोर्टफोलियो में होगी जो जिन्होंने मोरेट लिया था। ये प्रैक्टिकली सिनेरियो है बैंकिंग का। इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि दोनों मोरेट लेने वाला क्लाइंट मतलब ज्यादा फंसा हुआ क्लाइंट था। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। तो देखिए, अगेन एक लोन है, अदर्स है, टाइप क्लासिफाई नहीं कर रखा कि क्या लोन है। स्टैंडर्ड है, नॉट अ विलफुल, नॉट अ सूट फाइल, सैंक्शन 21 में हुआ था और 26 तक चलेगा लोन। ठीक है, 2022 की लास्ट रिपोर्टिंग है, 60 महीने का टेन्योर है। देखिए, कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इंपॉर्टेंट वाली। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है इसमें, कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं लिखा हुआ। 29 लाख का सैंक्शन था, इतना उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और इसमें ओवरड्यू अमाउंट आ रही है 18,529 रुपए। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इसने 18,529 रुपए अभी तक उसको बैंक को पे नहीं किए। तो जस्ट एक दिखाना था कि ओवरड्यू अमाउंट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। बट आप देखेंगे कि जो वही लोन है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड 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 सब कुछ ओके रिपोर्ट कर रखा है, पर यहाँ पे ओवरड्यू डिटेल्स में 1 से 30 डेज में 18,529 रुपए डाल रखे हैं। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है कि कोई इंफॉर्मेशन 31 से 60, 61 से 90 दिन इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। ये जस्ट मेरा आपको दिखाने का पर्पज है कि टाइप ऑफ लोन में जीसीएल लोन आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने कोविड वाले लोन दिए थे, जो 100% गवर्नमेंट की गारंटी के बैक थे, वो जीसीएल लोन आ रहा है जो इसने अभी लिया है मार्च 2022 में। तो इसका क्या मतलब है, जीसीएल लोन तो अनाउंस हुए थे जुलाई 2020 में, तो बीच में गवर्नमेंट ने जो जो बंदे और स्ट्रेस में थे उनको जीसीएल और अमाउंट के भी अलाउ किए थे। तो अभी इसने मार्च 2022 में लिया, इसने मतलब जीसीएल और ले लिया। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि भाई बंदा क्यों जीसीएल एक्सटेंशन, तो वो बंदा ले रहा है जो अभी भी स्ट्रेस में चल रहा हो। तो अगर मार्च 2022 में ही उसने जीसीएल और ले लिया, तो मतलब उस बंदे में स्ट्रेस है कोई ना कोई। तो वो स्ट्रेस है, तो आप उसको और पैसा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, स्ट्रेस वाले बंदे ही ले रहे हैं ना लोन, जीसीएल वाला भी, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी तो कोई देनी नहीं पड़ती। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, एक लोन जैसे यहाँ पे लोन की अमाउंट सैंक्शन रिफ्लेक्ट कर रखी है। देखिए, रिस्ट्रक्चर्ड एक तो मैंने केस दिखाया था आपको कि ऊपर दिखा रखा था। यहाँ पे देखिए रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19 एक अदर डिटेल्स में भी जो राइट हैंड साइड पे होती है वहां पे भी डाल रखा है। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। और जो हमने फर्स्ट वाला लोन दिखा था उसमें यहाँ पे भी नहीं डाल रखी थी, तो वहां पे हमें ऊपर एक लाइन पढ़ के पता चल गया। ठीक है, तो ये लास्ट पिक्चर है, ये वही लोन है जो रिस्ट्रक्चर्ड वाला ऊपर मैंने आपको दिखाया।
पर यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी कुछ पता नहीं चलेगा कि लोन में कोई ना कोई दिक्कत थी, सिर्फ वहां पे लिखा हुआ है कि रीस्ट्रक्चर्ड है लोन। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए जून 2020 में 15,72,000 देने थे, फिर 15,68,000 देने थे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि भाई उसके जो बैलेंसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं ना, तो कम हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो रीपेमेंट तो कर रहा है। अगर किसी महीने बढ़ जाए या सेम रहे तो आपको डाउट हो जाएगा कि भाई उसने रीपेमेंट तो की नहीं उस महीने में। ठीक है, तो ये है आपका कमर्शियल सिबिल, जिसको हम कैसे स्टडी करना है मैंने आपको समझाया, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं। सबसे लास्ट वाला पेज मैंने यहाँ पे नहीं डाला, उसमें इंक्वायरीज आ रखी होती हैं, जैसे आपको इंडिविजुअल सिबिल वाले सेक्शन में बताया था। तो मैं इंडिविजुअल सिबिल वाला लिंक भी आपके सामने फ्लैश कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप वो वाला वीडियो तो आप जरूर देखिए देखिए साथ में इसके, तो आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिड्यूप्स के बारे में, जो बैंक और चेक्स करते हैं, क्या चेक्स करते हैं एक्सटर्नली, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।